चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से हम लोग लाइव हो चुके हैं। चलिए, अब आवाज आ रही हो तो एक बार बता दीजिए। ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है। चलिए, ठीक है, आवाज क्लियर आ रही हो तो एक बार बता दीजिए। चलिए फटाफट। ठीक है, ठीक है, मेरे ख्याल से आवाज क्लियर हो रही है। चलिए, बढ़िया बात है। चलिए बच्चों, ठीक है, तो बढ़िया से शुरू करते हैं हम नया चैप्टर। ठीक है, अब आज जो चैप्टर बच्चों लेने जा रहे हैं उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब अगर ये भी हम देखें तो ये डबल धमाका टाइप चैप्टर है बच्चों। यहां पर भी क्या होता है कि हम फिजिक्स में भी आपको मदद मिलती है, केमिस्ट्री में भी आपको मदद मिलती है। काफी कॉन्सेप्ट इसमें ऐसे होते हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों कॉमन रहते हैं। ठीक बात है। तो काफी ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो फिजिक्स में आप डिटेल में पढ़ते हैं, काफी ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आप केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक बात है। चलिए जमीन, है ना, तो शुरू करते हैं अपन। ठीक है, तो अब देखिए ज्यादा अपन टाइम पास ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। ठीक है, तो अगर आप देख पाए तो हम लोगों ने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है कि आप देखिए हर हर शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन तो आया हुआ है, किसी एक आध शिफ्ट को छोड़ दें। ठीक है, तो किसी में 0 क्वेश्चन है तो किसी में 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चों देखो लाइफ का भी यही है कि भाई कोई चीजें हम गारंटी नहीं कर सकते हैं ना कि भाई मैं अब जैसे यहां पर हम पंखा तो बेच नहीं रहे कि मैं आपको 6 महीने की गारंटी दे दूं। ठीक बात है, तो हम कोई भी चीज इस तरह से गारंटी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये है कि 99.99% चांसेस है आएगा। क्योंकि जेई मेंस की दिक्कत ये है कि भाई 25 सवाल आपके पास आने हैं। ठीक है, और चैप्टर्स आपके पास 30 है, तो कहीं ना कहीं तो नाइंसाफी होगी। वैसे इस चैप्टर से तो एक सवाल पक्का ही आता है। ठीक बात है, और जैसा मैंने बोला कि इसके काफी जो कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, हाँ आर्य पटेल सर, जेई करें के बोर्ड समझ में नहीं आ रहा है। बेटा आपको पढ़ना है, ठीक है, आप पढ़िए। ठीक है, हाँ बस आपको देखिए ये दिक्कत है, जो लोग बहुत ज्यादा असमंजस में है कि मतलब एकदम बर्बादी की राह पर है, तो उनके लिए ये है, देखिए आप पढ़ेंगे, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपके हर जगह नंबर आएंगे। हाँ, पर लेकिन दिक्कत ये है कि जेई का सिलेबस 11th भी है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं बोर्ड्स में मेरी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो आप बोर्ड्स पर ही फोकस करिए, है ना, आप एनसीईआरटी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके जेई मेंस में भी नंबर आएंगे। अगर आपको ऐसा बहुत डर लग रहा है तो आप 12th के चैप्टर्स कर लीजिए, है ना, पूरी 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। आपको पता है कि जेई मेंस में 50% यानी कि 150 नंबर पर आप जैसे ही आप 300 में से 150 प्लस जाएंगे, आपका सिलेक्शन गारंटीड हो जाएगा। आपकी जो एनआईटी सूरत है वो आपका इंतजार करेगी। ठीक बात है, तो पढ़ना है। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे 11th का डर लग रहा है, बोर्ड्स भी दिक्कत है, आप 12th का करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ना है। अगर आप पढ़ेंगे, 11 12 की एनसीईआरटी करेंगे, 12th की भी एनसीईआरटी करेंगे, तो आप पहले 12th की एनसीईआरटी कर लीजिए। हाँ, अब 12th की एनसीईआरटी करने में दिक्कत क्या है कि आपको 11th के कुछ कॉन्सेप्ट्स क्या करेंगे, कोरिलेट होंगे। ठीक है, तो 11th के कॉन्सेप्ट्स कोरिलेट होंगे, तो वहां पर आप क्या करें कि 11th के भी टॉपिक पढ़ लें। ठीक है, तो जो टॉपिक आपको 11th के लिए इंपॉर्टेंट है, 11th के इंपॉर्टेंट है, वो 11th के टॉपिक पढ़ ले, क्योंकि काफी जैसे चैप्टर्स हैं जो रिलेट करते हैं, जैसे मोल, एटॉमिक, जीओसी। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी रिलेट करेंगी, क्योंकि 11th क्या है, एक बेस है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हम, तो आप 12th का एनसीईआरटी पर फोकस करें, फिर उसके बाद 11th पर जाएं। जो 11th के चैप्टर्स हैं वो आप दोबारा आके कर लें। ठीक है, स्कूल फुल टाइम बुलाता है इसलिए टाइम नहीं मिल रहा है। देखो यार, स्कूल बुलाता है तो स्कूल तो जाना ही है, और अब तो वैसे भी स्कूल जाना अब धीरे धीरे कम ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो स्कूल जा रहे हो, मैनेज तो करना पड़ेगा यार, ऐसा तो है नहीं कि अपन ने अभी होश संभाला है। ठीक है, तो अभी बेशक हमारे पास टाइम कम है, लेकिन हम काफी सी चीजें कर सकते हैं। ठीक है यार, और बताओ। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। देखो अपना क्या है, ठीक है, अब देखिए, अब जैसे, हाँ जमीन सर क्वेश्चन में स्पिन क्वांटम नंबर 6 વધુ છે બકા વધુ છે, चिंता ना करो तुम्हें।
ठीक है, सब कुछ है, जो जो इंपॉर्टेंट है सारी चीजें हैं। ठीक है, अब ठीक बात है। तो देखिए आपको पढ़ना है, आपको ये रिजल्ट का नहीं वो करना है ना, पढ़ना है। ठीक है, होता क्या है कि हमको करने पर विश्वास रखना है। जैसे वो बोलते ना कि जैसे वो कहावत है, क्या कहावत है आपके पास? आपके पास ये कहावत है कि लोग बोलते हैं ना भाई, कर्म करो फल की चिंता मत करो। ठीक है, तो कर्म करो और फल की चिंता नहीं करो, तो ये तो क्या है, आधी कहावत हो गई, ये गलत है। नहीं भाई, अगर फल की चिंता नहीं करेंगे तो कर्म करने की इंटेंसिटी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो जो सही कहावत क्या है कि कर्म करते वक्त फल की चिंता मत करो। ठीक है, फल की तो चिंता करनी है भाई। भाई यहाँ अपन आम लेने थोड़ी आए, अपन पैसा कमाने आए ना, तो ये तो लक्ष्य होना ही चाहिए कि भाई पैसा कैसे आएगा। ठीक है, लेकिन जब आप काम कर रहे हैं उस वक्त फल की चिंता नहीं होनी चाहिए, उस वक्त सिर्फ काम होना चाहिए। तो काम करते वक्त फल की चिंता नहीं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिए और कर्म पर विश्वास रखिए। चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना देते हुए, ज्यादा ज्ञान ना देते हुए, ठीक है, ठीक है, थोड़ी देर बाद एक एक करके हम कितने मार्क्स से एनआईटी में, सर एनआईटी में सिलेक्शन होता है बेटा? 150 नंबर। देखिए मैं बार बार बच्चों को बोलता हूं कि भाई, माना कि जेई मेंस आपके बोर्ड और गुडसेट से थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन उसका कट ऑफ भी कम है, 50%। ठीक है, इवन 50 नहीं, आप तो बोल दो 40 से 50% में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि ये एग्जाम अगर आप इसको टफ मान रहे हैं तो इसमें 80-90% लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मोहम्मद रजा, समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो आपको खाली, अगर ये एग्जाम अगर आपको टफ लग रही है तो ये भी सोचिए कि नंबर भी कम ही चाहिए। जेई एडवांस, ठीक है, जिसके नाम से आप लोग चैनल बंद करके चले जाते हो, उसमें तो 25% में सिलेक्शन हो जाता है। जेई एडवांस में महज आपको 25% नंबर लाने होते हैं। तो प्लीज उससे मत डरिए, है ना, ये चीजों को लेबलिंग मत करिए। ठीक है, उसको देखिए, दूर से चीजें मुश्किल दिखाई देती हैं, जब आप पास जाकर देखेंगे तो चीजों में उतनी कठिनाइयां नहीं है, चीजें आसानी है। और हमारे और आप जैसे लोग ही करते हैं, कोई ऐसा नहीं कि कोई सातवें आसमान से अलग इंसान आकर ऐसी एग्जाम्स क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, आपके हमारे बच्चों जैसा ही करते हैं। चलिए फटाफट, अब यहां देखिए क्या बोल रखा है, करेक्ट स्टेटमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 9। तो ठीक है, अच्छा एटॉमिक नंबर 9 को मैं हाथों हाथ लिख सकता हूं। ठीक है, एटॉमिक नंबर 9 किसका होता है? एटॉमिक नंबर 9 होता है फ्लोरीन का। तो 1s2 2s2, बताइए क्या करें? 2p5, 5 2 7 2 9, है ना? ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आप चाहो तो यहां पर बना लो। ठीक है, तो ये देखो, तो 9 ही इलेक्ट्रॉन है, हाथों हाथ कर लिए। अब देखिए, देयर कैन बी 5 इलेक्ट्रॉन्स फॉर ms हाफ। ठीक है, तो देखिए प्लस हाफ आप किसी को भी बोल सकते हो। ठीक है, आप जनरली अपवर्ड वाले को बोलते हो। तो देखो यहां पर क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। 5 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? प्लस हाफ वाले। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? माइनस हाफ वाले। चलिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की गिनती करें। अच्छा, आप कमेंट सेक्शन में भी अपने आंसर बता सकते हैं। तो देखिए 4 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, बताइए। ठीक बात है। अच्छा, अब देखिए, देर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन पीजेड ऑर्बिटल। अच्छा, अब यहां देखिए, अब पीजेड में क्या है, तो px py pz है। अब ऐसे देखने में तो लग रहा है कि pz में क्या हो रहा है, नहीं बेटा, बिट्स पिलानी में, बिट्स पिलानी, देखिए आर्य पटेल, बिट्स पिलानी। ठीक है, बिट्स पिलानी फिर से हमारे देश का वन ऑफ द बेहतरीन कॉलेजेस में से एक है। ठीक है, लेकिन बिट्स पिलानी में बोर्ड नहीं, हाँ उसमें बोर्ड में ज्यादा नंबर चाहिए होते हैं। ठीक है, पर लेकिन बोर्ड्स का वेटेज नहीं चाहिए होता, उनकी अपनी एग्जाम होती है। ठीक बात है, तो बोर्ड्स में आपको नंबर चाहिए, बोर्ड्स का वेटेज नहीं है। ठीक है, चलिए, तो बताइए क्या क्या होगा। अच्छा देखिए, अब पीजेड में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आप जानते हैं कि जरूरी नहीं है कि पीजेड यही हो, है ना? अब मैं चाहूं तो ये पीजेड हो जाएगा, ये पीएक्स और ये पीवाई हो जाएगा, क्योंकि ये सारे ऑर्बिटल्स कैसे बोलते हैं, देखिए मैंने क्या किया है, 1s और 2s के बीच में स्पेस किया है, 2s और 2p के बीच में स्पेस है, लेकिन 2p के जो तीनों डब्बे हैं उनके बीच में स्पेस नहीं है। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक बात है। चलिए, हाँ अब ठीक है जयमिन, हाँ बिल्कुल सही बात है। अब अपन सेशन के एंड में डाउट लेंगे, वरना क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां देखिए,
अब पीजेड ऑर्बिटल क्या होता है, कोई भी हो सकता है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि यही पीजेड हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि डीजनरेट ऑर्बिटल्स है। ठीक है, अब देखिए द लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू n इज इक्वल्स टू 2 एंड l इज इक्वल्स टू 1। तो देखिए अब यहां देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n की बराबर 2 है और l का बराबर 1 है। ठीक है, अच्छा यहां देखिए द सम ऑफ एंगुलर नोड्स ऑफ ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज 1। बताइए, देखिए तो एंगुलर नोड्स का क्या फॉर्मूला होता है बताइए, अगर आपको ध्यान हो एंगुलर नोड्स होते हैं l के बराबर, ठीक है, तो ये 0, तो यहां पर 0, p के लिए क्या हो गया 1। ठीक है, तो p के लिए, अच्छा यहां पर देखिए तो एंगुलर नोड्स 2p का कितना हो जाएगा 1। बताइए तो क्या क्या ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है, a और c और d, बोलिए ठीक बात है, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें, ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट, देखिए अब देखिए एनर्जी का फॉर्मूला याद करिए, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ईवी पर एटम। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट बोर ऑर्बिट में जो एनर्जी है वो कितनी है, -13.6 ईवी है। ठीक बात है, अच्छा द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी ऑफ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब देखिए अब कौन सा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ V+3। ठीक है, अब अच्छा यहां देखिए तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब बेरिलियम+3 का कितना है बताइए, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, ठीक है, एटॉमिक नंबर 4 है। अच्छा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है यानी n की वैल्यू क्या है 2 है, तो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, बोलिए तो ये निपट जाएगा। तो बताइए आंसर क्या आ गया। ठीक है, अच्छा यहां पर देखिए अब यहां पर क्या था, -13.6 इंटू 1/1। ठीक है, तो क्योंकि आपका फर्स्ट बोर ऑर्बिट था, ठीक है, और यहां पर क्या था, यहां पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सेकेंड, तो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर की, अच्छा जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो रही है 16। ठीक है, तो यहां पर 4, तो ये कितना हो जाएगा -52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बोलिए ठीक बात है। चलिए बढ़े आगे, चलिए हाँ जमीन आपका सही आंसर है, वेरी गुड, सभी लोग कोशिश करिए। अब देखिए द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड सबशेल, तो देखिए एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, देखिए हमेशा आप देखेंगे दुनिया के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या होते हैं, वो ऐसे बनाए जाते हैं, चाहे वो बिल्डिंग हो चाहे कोई भी हो, उसमें क्या होता है सिमेट्रिक देखा जाता है। ठीक है, तो वो कैसे होने चाहिए, वो सिमेट्रिक होने चाहिए। ठीक है, तो सिमेट्रिक, तो हमेशा कोई भी चीज हो, चाहे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई बिल्डिंग का ढांचा हो, आप देखेंगे कोई भी चीज होती है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रखा जाता है, इवन, क्योंकि अगर अनइवन रखेंगे तो एक हिस्से में बहुत ज्यादा लोड आ जाएगा, तो वो अनस्टेबल हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो यानी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा सिमेट्रिकल होगा तो क्या होगा भाई, कूलम्बिक रिपल्शन, यानी कि जो नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस में जो रिपल्शन है वो क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। अच्छा द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विद सेम स्पिन इन नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल, ठीक है, ये तो सिमेट्रिसिटी में आ गया। लार्जर एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है भाई, जितना एक्सचेंज एनर्जी, तो एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है, जैसे यहां देखिए जैसे मैंने बोला D5 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो D5 कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या होगा कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे में एक्सचेंज हो सकता है। एक्सचेंज का मतलब भाई अदला बदली, जैसे हम जाते हैं ना, हम कहीं कहीं जगह हमने चीजें बैठने के लिए जगह चेयर गए तो एक से दूसरे में हमने एक्सचेंज कर ली। अब देखिए अब जितनी बार एक्सचेंज करेंगे, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा एक्सचेंज होंगे। एक्सचेंज हमेशा दो लोगों के बीच में होता है, ठीक बात है। अच्छा हर बार एक्सचेंज करने पर क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी सिस्टम उतना स्टेबल होगा, क्योंकि सिस्टम से एनर्जी चली गई है ना, हम जानते हैं स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, ठीक बात है। तो जितना ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी, अच्छा रिलेटिव स्मॉलर शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय वन अनदर, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो शील्डिंग हो रही है वो एक दूसरे से ज्यादा कम हो रही है। बताइए तो क्या हो सकता है, ठीक है, आप ए बी डी ई बोलिए ठीक बात है। चलिए तो नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो यहां पर देखिए और क्या कह सकते हैं, कंसीडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम एटम, ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर विद एजीमुथल क्वांटम नंबर L is equals to 1 and L is equals to 2। ठीक है, तो L is equal, अब देखिए अब यहां पर एक तरीका क्या है
कि हम सेफ खेलें, तो सेफ खेलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर क्वांटम नंबर पूरा लिख सकते हैं, जैसे कि, ठीक है, तो आप जानते हैं क्रोमियम, ठीक है, तो क्रोमियम ऑफबो का एक्सेप्शन है, ठीक है, तो ऑफबो का एक्सेप्शन कैसे है, 1s2 2p 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 3d5 4s1, बोलिए ठीक बात है। तो अब देखिए, अब यहां पर क्या बोल रखा है कि L बराबर 1 और L बराबर 2, तो L बराबर 1 बताइए किसका होता है, L बराबर 1 होता है P का, L बराबर 2 किसका होता है बताइए, L बराबर 2 होता है D का। तो P और D में देखिए, तो अगर मैं P की बात करूं तो देखिए यहां पर P में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं बताइए, ठीक है, तो P में यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 12। चलिए, अच्छा, अब D के इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखिए डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 5, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 12 एंड 5, ठीक है। बोलिए, हाँ जयमीन बताइए, क्या बोल रहे हो, ई वाला पॉइंट, हाँ यहां देखिए रिलेटिव स्मॉलर शील्डिंग, ठीक है, अब देखिए, अब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की बात कर रहा है ना, तो देखिए शील्डिंग क्या होता है, अगर आप देखें तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में शील्डिंग पढ़ते हैं, शील्डिंग का मतलब क्या होता है कि अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शील्ड की तरह प्रोवाइड करता है, ताकि वो न्यूक्लियस से ना अट्रैक्ट हो सके, ठीक है, तो यहां पर क्या है, शील्डिंग का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो ये ए बी और डी हो जाएगा ना, शील्डिंग वाला पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि शील्डिंग क्या करता है, शील्डिंग अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड करता है, बचाता है, किससे बचाता है, न्यूक्लियस तक जाने के लिए, ठीक बात है, तो यानी कि उससे हाफ फिल्ड सबशेल की स्टेबिलिटी का लेना देना नहीं, ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें, ठीक है, तो यहां हमने देख लिया, ये ऑप्शन हो गया हमारा। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर देखें बच्चों, तो यहां देखिए, तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये क्या कर सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब देखिए यहां 1s इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ठीक है, और ए नॉट क्या बोल रखा है, बोर डिस्टेंस दे रखा है। अच्छा, अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो बनाई जाती है, ठीक है, यानी कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी है, यानी साई और आर का कर्व होता है, और एक साई स्क्वायर और आर का कर्व होता है, ठीक है, तो साई स्क्वायर को बच्चों क्या बोलते हैं, साई स्क्वायर को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अच्छा, जो साई स्क्वायर का कर्व होता है वो लगभग इस तरह से होता है, ठीक है, और जो साई और आर का कर्व होता है वो लगभग इस तरह से होता है। अच्छा, ये जो पॉइंट होता है, ये आपका ग्राफ क्या है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, तो कुछ ग्राफ जैसे एनसीईआरटी में जो डेटा दिया हुआ है वो हमारे लिए काफी काम का है, ठीक बात है, तो ये जो दो ग्राफ है एनसीईआरटी में दिए हैं, उनकी वजह से, उनकी मदद से हम कर रहे हैं। अब देखिए, अब इसमें सबसे पहले पूछा क्या है, यहां देखिए, यहां पर आपसे इनकरेक्ट वैल्यू पूछी हुई है, ठीक बात है, क्या पूछी हुई है, इनकरेक्ट वैल्यू। अच्छा, अब अगर इनकरेक्ट की अगर हम बात करें तो इनकरेक्ट देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस। अच्छा देखिए, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, तो बताइए क्या न्यूक्लियस पे मैक्सिमम आ रही है, जी बिल्कुल भाई, न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन तेज होगा, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी न्यूक्लियस पे मैक्सिमम होगी, सही बात है। The electron can be found at a distance 2a naught from the nucleus। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जैसे a नॉट पर है, तो वैसे मान लीजिए लगभग 2a नॉट पर होगा, ठीक है, मैक्सिमम नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कम होगी, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है, यानी कि ये भी सही है। अच्छा, द 1s ऑर्बिटल इज स्फेरिकल सिमेट्रिकल, भैया ये तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है, क्या बच्चा बच्चा क्या जानता है भाई, कि जो s ऑर्बिटल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो स्फेरिकल होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, तीनों एक्सिस में बराबर जाते हैं, जो न्यूक्लियर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो 33-33-33% है ना, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। नेक्स्ट देखिए, द टोटल एनर्जी ऑफ द, यानी कि यही यही सही ऑप्शन होगा, बाकी तीनों तो सही है, गलत है। द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये देखिए, अब यहां पर मैंने आपको बताया कि जब ये ए नॉट पे था तो ए नॉट पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम थी। अच्छा, अब आप सोचिए कि जब प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है तो यानी कि सिस्टम, यानी कि आपको ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अच्छा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं यानी कि सिस्टम ज्यादा स्टेबल है, सिस्टम ज्यादा स्टेबल है तो उसकी एनर्जी कम है, ठीक है, तो यानी कि ये वाला पॉइंट गलत हो जाएगा, और जो आजकल की दुनिया का
तो नियम है कि जो गलत है वही सही है, ठीक बात है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, चलिए ठीक है, तो उसका वही एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो पीछे वाले पार्ट से ज्यादा हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे हम लोग जब पढ़ाते हैं तो अंत में क्या करता हूं मैं, अंत में मैं प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवाता हूं। तो देखिए, इस चैप्टर के प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, मतलब जब कभी भी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवाइज करें, ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो उसका जो प्रायोरिटी ऑर्डर है, ठीक है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, पहला हमेशा स्टार्ट करना है क्वांटम नंबर से, ठीक है। तो पहली प्रायोरिटी क्वांटम नंबर्स की। दूसरी प्रायोरिटी आप क्या कर सकते हैं, आप हाइजेनबर्ग पढ़िए, ठीक है, आप डी ब्रोगली पढ़िए, ठीक है, और आप बोर पढ़िए, क्योंकि जो पीछे के कॉन्सेप्ट हैं वो सारे इसमें आ जाने हैं क्लब करके। तो अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को रिवाइज करने जा रहे हैं तो पता चला आपने शुरुआत से कर लिया है ना, आपने बोल दिया कि नहीं मैं तो डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल से पढ़ूंगा, जब से वो हड़प्पा सिविलाइजेशन मिली थी कि मैं तो खोद के उसमें जमीन में से पानी निकालूंगा, तो उसमें गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि दिक्कत कहां आएगी, आपको पता होना चाहिए कि कहां हथौड़ा मारना है। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो बताइए बच्चों, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है एल इंटू एल प्लस वन एच क्रॉस। एच क्रॉस को आप क्या बोलते हैं, एच अपॉन टू पाई भी बोलते हैं। अच्छा देखिए, तो 2s है, तो 2s के लिए एल की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो 2s के लिए अगर एल 0 हो गया तो बताइए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। यानी कि या तो सी या तो डी में से ऑप्शन आएगा, पी। पी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है। तो अगर 1 वैल्यू होगी तो 1 प्लस 1 2 इंटू 2 4, यानी 2h अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो 2h अपॉन 2 पाई यानी कि बताइए क्या कर सकते हैं, √2h अपॉन 2 पाई। बोलिए ठीक बात है, बढ़े आगे चलिए। नेक्स्ट अगर बात करें, हाँ नेक्स्ट बात करके करते हैं, ठीक बात है। हाँ जमीन बढ़िया है, उम्मीद करता हूं कि आपका आंसर मेरे सॉल्व करने से पहले आ गया, ठीक है। ज्यादातर बच्चे क्या बोलते हैं कि बस सर आपके सॉल्व करने से 1 सेकंड पहले आंसर आया, ठीक है। हाँ, अब इसमें बोल रखा है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य क्या होता है, सबसे पहला हमारा कर्तव्य ये होता है कि हम ये देख लें कि पूछा क्या है, ठीक है। ऐसे सवाल जिसमें इनकरेक्ट ये वो आप लिख लें, तो देखो सबसे पहले बड़े बड़े शब्दों में पूछा है नॉट इन ऑर्डर, ठीक है, यानी कि ऐसा पॉइंट जो बोर एटॉमिक मॉडल से असहमत हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, an atom in a stationary state does not emit, ठीक है, as long as it stays in the same state। बिल्कुल सही बात है, एक्साइट होगा तभी, भाई एक्साइट होगा या डी एक्साइट होगा, ठीक है। तो अगर उसी स्टेट में है तो कोई मतलब नहीं है। an atom can take only certain energies, ठीक है, हम बात करते हैं, हम एनर्जी की क्वांटाइजेशन, जैसे बोर एटॉमिक मॉडल क्या बात करता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड है, एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड है, एक पर्टिकुलर शेल में पर्टिकुलर एनर्जी ही है, ठीक बात है। अब यहां देखिए, अब यहां पर क्या बोल सकते हैं, when an electron makes a transition from this to this then it emits a photon। बिल्कुल सही बात है कि भाई हायर से लोअर पे जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो क्या हो रहा है, वो आपका फोटोन ही है, ठीक बात है। अच्छा, द इलेक्ट्रॉन इन अ एच एटम स्टेशनरी स्टेट्स मूव्स इन अ सर्कल। अब देखिए, अब यही सबसे बड़ा जो डिफरेंस था वो यही था कि इसमें क्या था, इसमें ये बताया जा रहा है कि जैसे आपको इमेजिन करना हो, ठीक है। तो अब वेव मैकेनिकल मॉडल ने आपको क्या इमेजिन करने को बोला, जैसे बोर ने क्या बोला था कि जैसे ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन उसके गोल गोल घूम रहे हैं। तो देखिए बच्चों, तो वेव मैकेनिकल मॉडल जो लेटेस्ट मैकेनिकल मॉडल आ रहा है हमारे पास, उसने ये बताया अगर आपको इमेजिन करना है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कैसे घूम रहा है, तो बहुत आसान है, आपको क्या करना है, आपको मधुमक्खी का छत्ता इमेजिन करना है। तो जैसे अगर आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता इमेजिन किया होगा तो उसमें कैसे मधुमक्खियां उसके इर्द गिर्द मंडराती रहती है, कोई रैंडम कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता, बहुत ही रैंडम होता है। यानी कि मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है तो कभी आगे कभी पीछे, इस तरह से वो रैंडम ऑर्डर होता है। हाँ, अब वो रास्ता इस तरह से होता है कि रास्ता दिखने के बाद फिर हम देखते हैं कि अच्छा ये सर्कल बन गया है ना। पर
इलेक्ट्रॉन का फॉलो करने का ऑर्डर रैंडम होता है ना, वो कोई सर्कल वगैरह में नहीं घूमते। तो ये जो पॉइंट था बोर का, वो वेव मैकेनिकल के हिसाब से नहीं था। बोलिए ठीक बात है। चलिए, तो नेक्स्ट अगर अपन देखें, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रखा है, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फिर से देखिए, फिर से हमें इनकरेक्ट करना है। अच्छा, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इज 9 टाइम्स दैट ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक बात है। अच्छा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, हाइड्रोजन एटम दे दिया है, जेड सबका सेम रहेगा, यानी कि क्या मैं बोल दूं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए, तो अगर इसका रेडियस आर है तो एन स्क्वायर की वजह से ये कितना हो जाएगा, 9r हो जाएगा। बताइए ठीक बात है, तो 9 टाइम्स लार्जर, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, रेडियस ऑफ एट्थ बोर ऑर्बिट इज 4 टाइम्स लार्जर देन द फोर्थ ऑर्बिट। ठीक है, अब देखिए R4 की वैल्यू क्या होगी, R4 की वैल्यू होगी फोर्थ ऑर्बिट का स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर कितना हो गया, 16। अच्छा, R8 कितना होगा बताइए, तो R8 का मतलब 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर इज 64। तो बताइए कितने टाइम ज्यादा है, 64 टाइम ज्यादा है, ठीक बात है। रेडियस ऑफ सिक्स, अब देखिए होता क्या है, क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन अब आपको क्या करना है, हाँ जैमिन लगातार आंसर दे रहा है, चलो बहुत बढ़िया है। सिक्स्थ ऑर्बिट, अब देखिए R6 मैंने लिखा, तो R6 क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36, और R4 क्या होगा, R4 होगा 16, ठीक बात है। तो अब देखिए 3 टाइम्स नहीं, यहां पर गड़बड़ हो रही है बच्चों, ठीक बात है। तो देखिए जैमिन वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही आंसर दे रहे हो, ऐसे ही आपको कंटिन्यू करना है। अब देखिए, अब यहां पर क्या आपको समझना क्या है, कि ये जो एग्जाम है आपकी कई सालों से हो रही है ना, जैसे हम जेई एडवांस की बात करें तो लास्ट के 50 साल से ज्यादा से हो रही है। जेई मेंस जो अगर एआई ट्रिपल भी देख लें तो 2002 से हो रही है, ठीक बात है। तो ये सारे क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं। अब क्या होता है कि हर बार नई नई तरीके से कैसे पूछेगा, सवाल तो एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है, नए नए तरीके से वो लोग पूछते हैं। बोलिए ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या है, हाइजेनबर्ग पूछा हुआ है। फटाफट कमेंट में इसका आंसर बताइए। अच्छा, अब देखिए हाइजेनबर्ग जो पूछ रहा है इसमें क्या है, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बहुत ही लाइफ का प्रैक्टिकल सिद्धांत के ऊपर काम करता है। कैसे काम करता है, कि वो ये कहता है कि आप अगर जीवन में एक चीज के पीछे भागेंगे तो दूसरे से हाथ धोना पड़ेगा। यानी कि वो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन को ढूंढना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, यानी कि वो नहीं ढूंढा जा सकता, इलेक्ट्रॉन को हम नहीं ढूंढ सकते। तो वो ये कहता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ढूंढने जाओगे, अगर आप सोचो कि मैं एग्जैक्ट 100% एक्यूरेसी से उसकी पोजीशन देखूं, तो मोमेंटम से हाथ धो बैठोगे, मोमेंटम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, और आप सोचो कि चलो मैं मोमेंटम एग्जैक्ट बता दूं, तो पोजीशन का गड़बड़ हो जाएगा। ठीक बात है, यानी कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता क्या है, बड़ी सरल बात ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ 100% एक्यूरेसी से नहीं बताया जा सकता। ठीक बात है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, सरल स्टेटमेंट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ 100% एक्यूरेसी से नहीं बताया जा सकता। ठीक बात है। अब देखिए, अब यहां पर लिखा हुआ है, इट इज इम्पॉसिबल टू स्पेसिफाई साइमल्टेनियसली विद प्रिसिशन बोथ लीनियर मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अब देखिए ये सवाल भी बहुत बार आया हुआ है। इन्होंने क्या बोल रहे हैं कि इफ द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अब देखिए इन्होंने एक वैल्यू दी है, अब चाहे तो छोटा सा हम इसको मैथमेटिक्स तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए, अगर यहां पर आप देखना चाहें तो आप जानते हैं डेल्टा एक्स और डेल्टा पी ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई होता है। हम सॉल्व करने के लिए इक्वल्स टू वाला सिंबल भी ले सकते हैं। अच्छा, अब यहां क्या बोल रहा है, देखिए यहां पर ये बोल रखा है कि जो पोजीशन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है और अनसर्टेनिटी मोमेंटम है, दोनों सेम है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है डेल्टा वी। चलिए, तो यानी कि सवाल ये कह रहा है डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा पी है। तो अब देखिए, अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं डेल्टा एक्स को डेल्टा पी रखूं, या मैं डेल्टा पी को डेल्टा एक्स कर दूं।
लेकिन मुझे पता है कि मुझे डेल्टा एक्स तो पूछ नहीं रहा, मुझे तो डेल्टा वी पूछ रखा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं डेल्टा एक्स को डेल्टा पी रिप्लेस कर रहा हूं। तो देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। मैं इक्वल्स टू वाला साइन लेता हूं। मैंने डेल्टा पी क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझसे पूछा गया है मोमेंटम। ठीक है, तो अगर मुझसे पूछा गया है मोमेंटम तो इसका सॉरी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आती है मोमेंटम में। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एम स्क्वायर इंटू डेल्टा वी स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं डेल्टा पी को क्या लिखा जाता है, एम इंटू डेल्टा वी। ठीक है, तो एम स्क्वायर डेल्टा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। तो देखिए डेल्टा वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच अपॉन 4 पाई एम स्क्वायर। ठीक है, अगर हम दोनों साइड तो डेल्टा वी का रूट ले लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए, 1/2m रूट में एच अपॉन पाई। बताइए, ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये देखिए क्या बोल रखा है, 1/2 पाई और रूट में 1/2m और रूट में एच अपॉन पाई, यानी बिल्कुल सही है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर ट्रू। ठीक है, जैमिन एकदम शानदार, आपने काफी पहले आंसर दे दिया, ठीक बात है। अच्छा अब देखिए, अब होता क्या है कि टीचर को सारी चीजें समझानी पड़ती है। ठीक है, तो टीचर को सारी चीजें समझानी पड़ती है। तो अब अपन क्या करेंगे कि भाई मुझे तो टाइम लगेगा है ना, आपको अगर मुझे सॉल्व करना होगा तो मैं भी जल्दी से टिक कर लूंगा। अच्छा, ये कोऑर्डिनेशन का सवाल है, अभी नहीं जाते, क्योंकि इसमें अपन इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अपन वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बात करें। ठीक है, तो अभी अपन इसमें नहीं जाते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये भी काफी क्लासिक सवाल है, इसको देखते हैं। If A naught is denoted as Bohr radius of hydrogen atom, then what is the de Broglie wavelength? अच्छा यहां देखिए, अगर A naught क्या है, बोर रेडियस है। बोर रेडियस का मतलब क्या होता है बच्चों, बोर रेडियस का मतलब होता है कि हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट में रेडियस है ना, हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट में रेडियस। अच्छा, अब क्या बोल रखा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ बताओ अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड बोर ऑर्बिट में है। ठीक है, अब देखिए यहां पर, तो आपको पता है जैसे आजकल नहीं इंस्टा रील कोलैब आप लोग भेजते हैं, ठीक है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे कोलैब होता है, वैसे क्या था, आपका बोर और डी ब्रोगली का कोलैब हुआ। तो बोर और डी ब्रोगली का कोलैब हुआ तो ये इक्वेशन निकली 2 पाई r इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। अच्छा बताइए, r इज इक्वल्स टू r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एन स्क्वायर के। ठीक है, तो अब देखिए, अगर तो यहां पर क्या है, कौन से उसका आपको बताना है, आपको सेकंड ऑर्बिट का बताना है, तो मैं सेकंड ऑर्बिट लिख लूं। अच्छा, अगर फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस आपको कितना बताया गया है, ए नॉट, तो बताओ सेकंड ऑर्बिट का क्या होगा, एन स्क्वायर, यानी कि 4a0। ठीक है, तो यानी कि मैं यहां पर क्या लिख लूं बताइए, मैं यहां पर 4a0 लिख लूं और यहां पर क्या लिख लूं, 2 लैम्डा। तो बताओ यहां पर क्या होगा, 2 से 2 निपटेगा, बताइए आंसर क्या आ गया, 4 पाई a0। ठीक है, आपसे पूछा क्या था, ठीक है, तो ये चीज बताइए, तो ये आप बता देंगे। अच्छा, एन के साथ बताना है, तो यहां पर क्या करेंगे, अगर आपको एन के साथ बताना है तो यहां देखिए, यहां पर मैंने क्या किया, एन की वैल्यू रख दी। अगर ऑप्शन में देखिए इन्होंने एन के साथ बताया है, इधर देखिए, तो यहां पर मैंने एन लैम्डा लिखा और एन के साथ इनको बताना है, तो क्या हो जाएगा, 8 पाई ए नॉट बाई एन, है ना। तो जैसा भी आपको ऑप्शन बोले आप उसके हिसाब से ऑप्शन बना सकते हैं। हाँ ठीक है जिग्नेश, हेलो एवरीवन, स्टार आ गया। ठीक है, चलिए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोफाइल था जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, अब देखिए, अब यहां पर क्या बोल रखा है, अब ये भी, हालांकि ये थोड़ा सा पीरियोडिक का सवाल है पर ले सकते हैं, ठीक बात है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ही है। अब देखिए, रेडियाई ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। ठीक है, अब यहां देखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, तो कभी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आ जाए बच्चों, यानी कि आपका सवाल क्या है, आपका सवाल एकदम हलवा हो गया। ठीक है, तो सवाल हलवा कैसे हुआ है, इधर देखिए, सवाल हलवा इस तरह से हुआ है कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होते हैं, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए जो आपका रेडियस है, ठीक है, तो एक्चुअल में आप देखेंगे तो दो टर्म होते हैं, जेड इफेक्टिव, एक टर्म आता है जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसको बताता है, अट्रैक्शन को। ठीक है, तो देखिए, अब जहां पर अगर आप देखेंगे तो रेडियस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज।
क्योंकि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा रिपल्शन होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा पॉजिटिव चार्ज के। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के। अच्छा, अब पॉजिटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है, देखिए क्योंकि जैसे Mg+2 है, तो Mg+2 है यानी कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ऑर्बिटल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, छोटे होंगे। अच्छा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या होंगे, ये इनमें इनमें एक्सपांशन होगा, ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो ये फैलेगा। अच्छा, पहले चेक कर लें कि भैया आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं। देखिए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12, 12 में से 2 गए 10। सोडियम का कितना होता है, 11, 11 में से 1 गए 10, 9 में 1 ऐड हो गए 10, 8 में 2 ऐड हो गए। माइनस का मतलब जितना माइनस का चार्ज आएगा उतने आप ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन, जितना प्लस का चार्ज आएगा उतने आप रिमूव करेंगे। बोलिए ठीक बात है। चलिए, तो यानी कि ये भी सही है। अच्छा, अब यहां देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देखिए अब यहां देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। अब ये क्या है, कई बार ये चीज पूछी गई है। अच्छा, कई बार पूछी गई है तो कैसे पूछी गई है, तो हमें क्या लगता है, हम दो चीजों से कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है FCl-Br, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन हमसे बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है, यानी घर में डाका डालना। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में यही एकमात्र अंतर है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बॉन्डेड पेयर्स हैं, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए HCl है, तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, तो Cl क्या है, ज्यादा दबंग है H से, तो जो अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उन्हीं को खींच लेगा, वो अपने घर में ही डाका डाल देगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें बच्चों, तो बाहर से, तो यानी कि अगर कोई एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड मतलब अकेला, अगर कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, तब उसको X माइनस गैसियस, तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड, अपने से जो बॉन्ड बने हुए हैं उन्हीं इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो दूसरे एटम से अट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा, होता क्या है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो चाहत को, मतलब वो पूरी तरह से, उसमें पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन जब आप देखेंगे वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसमें वास्तविकता में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रहा है, माहौल बना के छोड़ दे रहा है, यानी कि वो सिर्फ भाई इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है लेकिन उसके बस का नहीं है। तो देखिए, तो होना तो यहां पर भी वही चाहिए था, लेकिन अगर आप देखें तो फ्लोरीन के पास क्या है, फ्लोरीन के पास सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, उसे इलेक्ट्रॉन पसंद तो बहुत है लेकिन वो अपने पास रख नहीं सकता, गरीब है बेचारा। ठीक है, खाली पसंद होने से हमें कहां चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, तो यानी कि Cl की चाहत उतनी नहीं थी, Cl फ्लोरीन जितना इलेक्ट्रॉन को चाहता नहीं था, लेकिन Cl क्या था, Cl अमीर आदमी था, उसके पास पूरे के पूरे 5 3D ऑर्बिटल क्या है, खाली पड़े हुए हैं, अमीर आदमी है, कमरे खाली पड़े हुए हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से रख लेगा। ठीक है, तो इस कारण से जो ऑर्डर होता है वो इस तरह से हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा के हर एग्जाम में ये चीजें आपसे पूछ ली जाएगी। ठीक है, तो चाहने से सिर्फ फर्क नहीं पड़ता, कौन अपना सकता है उस पर भी ध्यान देना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, सिर्फ माहौल बना के छोड़ देते हैं। बोलिए ठीक बात है। चलिए, अच्छा आप जैसे बात करें, हाँ मैथ्स का राजा, ठीक है मैथ्स का राजा सर, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आएगा बताइए, आप लोग कमेंट करो। ठीक है, जिस जिस चैप्टर के ज्यादा कमेंट होंगे वो चैप्टर उठा लेंगे, आप लोग बताइए। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट, देखिए उसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छा, अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें हम दो चीज पढ़ते हैं, यानी कि जो हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स पढ़ते हैं, देखिए जो हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स पढ़ते हैं उसमें दो तरह की एनर्जी होती है। एक एनर्जी होती है जो हम डायरेक्टली बोलते हैं N+L। ठीक है, लेकिन ये कब के लिए है, ये होता है फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, जब आपके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले में एनर्जी हो, तो होता क्या है, जब एक से ज्यादा होगा
तो उसमें क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है। तो क्या होगा, इंटरनल रिपल्शन की वजह से एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन जब आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ एन पर, जो मेन शेल है उसी पे डिपेंड करती है। यानी कि फिर आप इस तरह से, यानी कि देखिए यहाँ पर 1s 2s 2p बराबर, 3s 3p 3d बराबर, ठीक है। तो यहां देखिए, तो ये वाली चीज अगर हम देखें तो आप देखिए यहां पर, तो क्या बोल रहा है, नॉट करेक्ट। तो देखिए अगर n प्लस 1 2 3 4, ये भी ठीक है। अच्छा यहां देखिए, अब यहां पर देखिए 1 फिर 2 फिर 3, ये भी ठीक है। अच्छा यहां देखिए, अब ये 1 2, अच्छा अब देखिए, अब ये 2, अब 2s बराबर 2p होना चाहिए था। 2s और 2p की एनर्जी सेम है अगर इलेक्ट्रॉन एक ही है, क्योंकि मल्टीपल इलेक्ट्रॉन होता है तो दिक्कत आती है, यानी कि ये गलत है। अच्छा यहां देखिए, अब ये देखिए 1 2 फिर 4 आ गया, ये भी गलत है, यानी कि सी एन डी। बोलिए ठीक बात है, तो सी एन डी, बोलिए ठीक बात है। चलिए जैमिन बढ़िया है, ठीक है, शानदार आंसर दे रहे हो, ऐसे ही देते रहो, लगे रहो। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगर देखें मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स डिस्क्राइब्ड बाय क्वांटम नंबर्स विल हैव सेम एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा देखिए, सेम एनर्जी अगर हम बोले तो सेम एनर्जी क्या है कि जैसे n प्लस एल है, ठीक है, तो अब एनर्जी जो डीजनरेसी आ जाएगी, जैसे आप देखिए जैसे 3D है ना, अब जैसे आप कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप पढ़ते हैं कि स्प्लिटिंग हो जाती है, पर स्प्लिटिंग कब होती है, जब लिगेंड्स चारों तरफ से अप्रोच कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब तक चारों तरफ से कोई अप्रोच नहीं कर रहा होता है तो हम क्या बोलते हैं, उनकी बराबर है, डीजनरेसी है। तो देखिए अब क्या बोलेंगे, विल हैव सेम एनर्जी। तो यहां देखिए, यहां पर क्या है, 3D है, यहां पर भी 3D है, बस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अलग अलग है, ठीक है। बाकी में देखिए, ठीक है, तो यहां पर आप क्या बोल सकते हैं, यहां पर आप डी एंड डी बोल सकते हैं, बोलिए ठीक बात है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। हाँ बढ़िया, जैमिन शानदार, लगे हुए हो, लगे रहो भैया। अब देखिए, फॉर हाइड्रोजन एटम द ऑर्बिटल्स विद लोएस्ट एनर्जी, देखिए हाइड्रोजन एटम यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन में फिर से वो, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन जैसे ही आ जाएगा तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, एन के। एनर्जी सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखिए, अच्छा ये जो एग्जांपल्स हैं, ठीक है, आप ये देखिए कि इनमें क्या क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, तो वो चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए ज्यादातर क्वेश्चंस हम क्वांटम नंबर से ही कर रहे हैं, तो क्वांटम नंबर कितना इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभार क्या करता है कि बच्चा बच्चा ऐसा करता है कि भाई आप और ये एटॉमिक पढ़ने बैठे हैं, पता चल रहा है पहले पेज से पढ़ रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं। हाँ उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं पर चांसेस कम। तो जब भी आप रिवाइज करें तो ऐसे पोर्शन को पहले पढ़ें जिसके आने के चांसेस ज्यादा है ना, क्योंकि अब आप 12th में हैं, बहुत ही स्मार्ट तरीके से, बहुत ही एफिशिएंट तरीके से आपको मदद करना है अपने आप की। और हम लोगों की यही खासियत है, एक्सपीरियंस टीचर का यही खासियत होता है कि आपको कम इनपुट में ज्यादा, कम मेहनत करने में ज्यादा नंबर कैसे दे सकते हैं, इसमें हमारी आपकी एक्सपर्टीज काम आ जाती है। देखिए अब लोएस्ट एनर्जी है तो ये तो होगा नहीं, n बराबर 3, बताइए, तो बताइए चाहे 3px हो, अच्छा 3d x² कुछ भी हो, अगर n बराबर 3 है तो सबकी एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम। तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी सी डी, बोलिए। चलिए किसी ने ऑप्शन दिया था, ऑप्शन डी देख लो भैया, जो भी हो। हाँ आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए, अच्छा अब ये फिर से थोड़ा सा हम उसमें चले गए हैं पीरियोडिक वाले में, लेकिन ठीक है, एटॉमिक नंबर की बात हो रही है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी बोल सकते हैं। अंत में तो क्या है, अंत में तो सारा यही है, ठीक है। अच्छा अब यहां देखते हैं, अब आप देखेंगे तो एक चीज हम पढ़ते थे, जैसे क्या होता था, जैसे आप डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, तो आप जब डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें से देखेंगे कि शुरुआत में क्या माना जाता था। शुरुआत में ये सोचा जाता था कि जो पीरियोडिसिटी है वो पीरियोडिक फंक्शन किसका है, वो है एटॉमिक मास का। यानी पूरा जो पीरियोडिक टेबल है, जैसे मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आप देखें, लॉथर मेयर कर्व देखें, तो पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल आपके एटॉमिक मास पे आधारित होता था।
लेकिन जैसे जैसे आगे चलते गए तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने हमें सिखाया कि नहीं, क्या हुआ, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि अंडर रूट न्यू, न्यू क्या है, ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उन्होंने क्या कराया कि हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को अलग अलग मेटल्स पर बम्बार्डमेंट कराई। तो उन्होंने देखा कि वो जो एक्सरेज निकल कर आ रही है, वहां से जो एक्सरेज निकल के आ रही हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उसके एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ना ही एटॉमिक मास के। तो वहां से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बना कि भैया नहीं, ये जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो उनके एटॉमिक मास पर आधारित नहीं है, वो उनके एटॉमिक नंबर पर आधारित है। बोलिए ठीक बात है। तो यानी कि यहां देखिए, तो अंडर रूट न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, ठीक है, तो ये एटॉमिक मास का स्ट्रेट लाइन गलत बात है, ठीक है। अच्छा अब यहां देखिए, अ प्लॉट ऑफ न्यू वर्सेस एटॉमिक नंबर, नहीं, अब ये तो स्ट्रेट लाइन होगा नहीं। देखो अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, तो यानी कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जैसा आ जाएगा, ठीक है। तो यानी ये तो पैराबोला जैसा हो गया, तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी गलत है। बोलिए, बढ़िया, जयमिन, शानदार। आर यू गोइंग टू टीच चैप्टर 9 क्लास 11 हाइड्रोकार्बन्स फॉर जेई? ठीक बात है, सारे सारी चीजें करेंगे। अब देखिए, अब ऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले हम क्या कर सकते हैं, हम जीओसी से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मेरा ऐसा है कि अभी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बच रहे हैं वो इक्विलिब्रियम बच रहा है, ठीक है। तो अपन कोशिश करेंगे कि वैसे तो 2 चैप्टर होते हैं, तो इक्विलिब्रियम में अपन एक में निपटा लें। तो पहले अपन इक्विलिब्रियम कर लें, फिर उसके बाद हम जीओसी पर चलते हैं, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर बचा है वो बचा है, ठीक है। श्वेता, ठीक बात है। तो अपन कोशिश करते हैं पहले हम इक्विलिब्रियम कर ले, फिर हम जीओसी कर ले। तो जीओसी करने के बाद क्या है कि आप अपन फिर ऑर्गेनिक का कोई भी चैप्टर उठा लें, ठीक बात है। तो उससे क्या होगा, आपका फ्लो भी प्रॉपर सीक्वेंस में चलेगा। चलिए नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट क्या है बच्चों, बताइए। नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स इज गिवन बाय एन स्क्वायर, ठीक है, कि किसी भी गिवन शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे हैं। अच्छा देखिए, अब ऐसे क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऐसे कई सारे फॉर्मूले हैं। बिल्कुल श्वेता, अपन इसी तरह से करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा इक्विलिब्रियम रहेगा, इक्विलिब्रियम पर हम जीओसी में चले जाएंगे, ठीक है। तो जीओसी में हम आइसोमरिज्म और वो सारी चीजें कवर करते चलेंगे। तो क्या होगा, आपका एक बेस बन जाएगा, बेस बनने के बाद फिर हम आगे चले जाएंगे, ठीक बात है। चलिए, हाँ अब देखिए, अब क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूले बहुत सारे हैं, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूले बहुत सारे हैं। तो आप क्या करें, आप जाहिर सी बात है, देखिए आप जो सारी चीजें याद करने की कोशिश करेंगे तो काफी चीजें उसमें भूल जाएंगे, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए बहुत आसान है, अगर n बराबर 1 है तो l बराबर 0। अच्छा l बराबर 0 तो m बराबर 0, यानी कि एक डब्बा। अच्छा तो देखिए n बराबर 2 लेते हैं, n बराबर 2 है तो l बराबर 0 हो सकता है, l बराबर 1 हो सकता है। अगर l बराबर 0 है तो m बराबर 0 हो सकता है। अगर l बराबर 1 है, आप जानते हैं m कहां से कहां तक जाता है, m गोज फ्रॉम -l टू +l, ठीक है। तो यानी कि ये कितना से कहा, -1 से +1 जाएगा, यानी कि m की वैल्यू होगी -101, यानी तीन तीन डब्बे हो जाएगी। बताइए, तो n बराबर, तो देखिए हर हर एक m की वैल्यू क्या बताएगा, हर एक m की वैल्यू एक ऑर्बिटल को बता रहा है। तो देखिए n बराबर 2 में कितने डब्बे हो रहे हैं, 4। n बराबर 1 में कितने डब्बे हो रहे हैं, 1। ऐसे ही n बराबर 3 में कितने डब्बे होंगे, 9। यानी कि स्टेटमेंट 1 क्या है, स्टेटमेंट 1 बढ़िया है, सही है, शानदार है, ठीक बात है। हाँ मनीष, कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया बताओ। इसी करंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, फॉर एनी सबशेल द स्पेशियल। अच्छा देखिए, तो स्पेशियल ओरिएंटेशन, देखिए दो तरह की ओरिएंटेशन है। अब आप समझिएगा कि जैसे मान लीजिए, एक तो ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस क्या है, तो इलेक्ट्रॉन एक तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है, ठीक है। अब वो कैसे भी घूम रहा है, रैंडम घूम रहा है, किसी भी डायरेक्शन में घूम रहा है, पर घूम रहा है। दो तरह की रोटेशन होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अच्छा दूसरा क्या है, दूसरा इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सेस पर भी घूम रहा है,
ठीक है, जैसे धरती भी रोटेट हो रही है ना, तो एक तो सन के अराउंड रोटेट हो रही है और एक अपनी एक्सिस पे भी घूम रही है। तो जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो अपनी एक्सिस पे घूमने के बारे में बताता है। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज घूम सकता है या एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है, जो कि बोर ने सजेस्ट किया था, थियोरेटिकल क्वांटम नंबर था। तो वो अपने अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेशन को बताता है, पर स्पेशियल ओरिएंटेशन को क्या बताता है, ये m की वैल्यूज बताती है। ठीक है, तो m इज -L2 + L, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। बोलिए, ठीक बात है। बेटा देखिए, हर चैप्टर से जैमिन कॉन्सेप्चुअल सवाल तो बेटा रहेंगे। देखिए, दिक्कत यही है कि आपकी जो एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, वो क्या हो रही है, 50 सालों से पूछी जा रही है ना भाई। जेई एडवांस 50 साल से हो गई, जेई मेंस 25 साल से हो गई, तो बहुत सारी एग्जाम्स हर साल पूछी जा रही है। अब वही का वही चीजें पूछे जाएंगे तो दिक्कत होगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, क्वेश्चंस वही है, उनको पूछने का तरीका है ना, अंदाजे बयां अलग हो गई, बात वही रहती है, जो अच्छी तरीके से कह दे। तो एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर आपको ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। तो अपने को कुछ नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है। फिजिकल केमिस्ट्री रिलेटिवली हार्ड पोर्शन है पूरी केमिस्ट्री का। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें ऐसा नहीं होता, कोई जादू की छड़ी नहीं है ना, जो बच्चा आज जैसा कर रहा है वैसा ही एग्जाम में होगा, अगर हम उसमें इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। चलिए, अब यहां पर बोल रखा है, ठीक है, तो यहां पर, हाँ बेटा, गुजराती मीडियम में अभी जैसे आगे पीछे के टाइमिंग में गुजराती मीडियम में भी क्लास रहती है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर क्या है, अब मस्कुलर पेन इन्वॉल्व्स रेडिएशन, ठीक है, जो आप फिजियो वगैरह में जाते हैं। ठीक है, तो 900 नैनोमीटर का। ठीक है, अब विच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज सुटेबल। ठीक बात है। अच्छा, आरएच की वैल्यू आपको दे दी गई है, सारी चीजें आपको दे दी गई। अब देखिए, अब क्या करना है, इसमें हर एक क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल करना है। हिट एंड ट्रायल कैसे, आपको पता है 1/λ इज RH(Z²) 1/N1² माइनस 1/N2²। ठीक है, अच्छा यहां देखिए, RH की वैल्यू आपको पता, 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स, Z² 1 रहेगा, हाइड्रोजन एटम बोला हुआ है। नेक्स्ट देखिए, इंफिनिटी से 2 है। ठीक है, तो इंफिनिटी से 2 जाए या कहीं भी जाए, तो N1 लोअर एनर्जी लेवल है 4, 1/∞। ठीक है, तो ये देखिए 10⁵ ठीक है, तो आपको कितना चाहिए, अच्छा ये कितना है, दिस इज सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छा, ये किस में है, नैनोमीटर में। ठीक बात है, तो ये क्या आ गया, ये 1/λ है। ऐसे क्या करना पड़ेगा, आपको सारी चीजों से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हिट एंड ट्रायल मेथड है। ठीक बात है, तो सही जो आंसर आ रहा है, मैंने आपको कैलकुलेशन करने का तरीका बता दिया। ठीक है, हर एक ऑप्शन को इस तरह से पुट करना पड़ेगा, पुट करके देखना पड़ेगा, चीजें आसान है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, अब इसमें क्या बोल रखा है, अ स्पेक्ट्रल लाइन विल बी ऑब्जर्व्ड फॉर अ 2px to 2py ट्रांजिशन। ठीक है, अच्छा अब यहां देखिए, 2px एंड 2py आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। बार बार अपनी ये बात हो रही है कि जब तक, जैसे बार बार हमने ये बोला, अच्छा जब आप पीवाईक्यूज करते हैं तो एक आपको एक बड़ा ही एडेड एडवांटेज मिलता है। आपको एडेड एडवांटेज क्या मिलता है, आपको एक दिखता है कि हाँ यार, इस तरह के सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इसकी ज्यादा अहमियत है। तो देखिए, तो जैसे मैंने बोला 1s2 2s2 2p6। ठीक है, तो 1s2 गया, 2s2 गया और 2p6 गया। ठीक है, तो बार बार ये बताया जा रहा है। तो देखो, 1s और 2s के डब्बे में ये गैप है, 2s और 2p के डब्बे में गैप है, लेकिन 2p के डब्बे में गैप नहीं है। यानी 2p के जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे हैं, वो एक साथ हैं। तो अगर वो एक साथ है तो इसका मतलब क्या है, अगर वो एक साथ है तो उनके बीच में एनर्जी गैप नहीं है। ठीक है, तो ये 2px से 2py ट्रांजिशन में कोई स्पेक्ट्रल लाइन नहीं होगी, है ना, कोई, क्योंकि स्पेक्ट्रल लाइन कहां होगी, जहां एनर्जी डिफरेंस आएगा। यहां कोई एनर्जी डिफरेंस नहीं है, तो यहां पर क्या हो गया, ये डीजनरेट हो गया।
तो क्योंकि ये डीजनरेट है इसलिए कोई, ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट 2 ट्रू, ठीक बात है। तो आप देख सकते हैं। चलिए अब देखिए, अब यहां पर फिर से वही चीज है, एक ही तरह के सवाल है। अगर हम इसको देखना चाहें तो रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम आयन, ठीक है, तो देखिए अब हीलियम आयन है यानी कि He प्लस, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि n बराबर 2, तो उसका जो रेडियस है वो a0 है, तो रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, नहीं a0 दिया हुआ है, ठीक है, अगर a0 रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट है तो ये कितना होगा, तो बहुत आसान है, रेडियस क्या होता है बताइए, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर बाई z के, ठीक है, तो बताइए क्या बोला गया है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4, अच्छा हीलियम क्या हुआ, उसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया 2, तो बताइए ये क्या हो गया 2 टाइम्स हो गया, तो अगर ये a0 है तो ये क्या हो गया बताइए, ये 2a0 हो गया, बोलिए ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, अब यहां देखिए, अब ये हाइजेनबर्ग का सवाल है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप ऑर्डर देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा, क्वांटम नंबर, हाइजेनबर्ग, डी ब्रोगली, बोर, यही चार चीज है, इसी चार से सवाल आने हैं, भले ही एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत बड़ा चैप्टर हो, आंसर क्वेश्चन जो है वो यहीं से आएंगे, ठीक बात है। चलिए अब यहां देखिए, इसमें क्या बोल रखा है, द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू बी इन एटॉमिक न्यूक्लियस डायमीटर, ये ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर क्या बोला गया है कि द अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू विद इन द एटॉमिक डायमीटर ऑफ दिस, ठीक है। अब ये देखिए, अब देखिए 10⁻⁹, अब यहां पर क्या बोला गया है कि जो डेल्टा एक्स है, आपको पूछा गया है द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ठीक बात है, तो वेलोसिटी है, अच्छा डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको बता दी गई है, डेल्टा एक्स आपको पता, ठीक है, डेल्टा वी आपसे पूछा हुआ है, तो आप बड़ी आसानी से डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी क्या कर सकते हैं, h/4 कर सकते हैं, ठीक है। डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको देखिए 10⁻⁻15 मीटर दे रखी है, अच्छा अब यहां पर देखिए m इंटू डेल्टा वी, ठीक है, तो यहां पर देखिए अब m इंटू डेल्टा वी क्या दे रखा है, तो m की वैल्यू आप जानते हैं किसके लिए लेना है, इलेक्ट्रॉन के लिए, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन से चीजें आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब आप देख के चलिए कि यहां पर क्या है, कि यहां पर चीजें कैलकुलेटिव भी है, सारी चीजें हैं, ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ा आप अपने एंड से देखिए, हम लोग जो फोकस करेंगे वो कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस करेंगे। अच्छा नेक्स्ट चैप्टर हमारा इक्विलिब्रियम रहेगा, इक्विलिब्रियम के बाद हम जियो